नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया में भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में। ये वो जगहें हैं जो चर्चा में बहुत ज्यादा थी, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज हम बात करेंगे मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से इनके बारे में। तो मानचित्र पर आधारित प्रश्न आजकल आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए उस पर अभ्यास भी बहुत ज्यादा होना चाहिए और करंट के साथ में अभ्यास होगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक क्रूज जहाज लंदन से चलकर उत्तमाशा अंतरी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप के रास्ते मुंबई तक यात्रा करता है तो उसे अपनी यात्रा का कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। दूसरा है, यदि एक क्रूज जहाज लंदन से चलकर लाल सागर के रास्ते मुंबई तक यात्रा करता है तो उसे अपनी यात्रा का कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। तो दोनों स्थिति में आप देखें तो क्या कह रहा है कि उसे अपनी यात्रा का कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा। यहां पर भी पश्चिमी गोलार्ध में तय करना पड़ेगा, कुछ भाग, पूरा नहीं, कुछ भाग। लेकिन रास्ते दो अलग अलग हैं जिसमें उसे लंदन से चलना है और मुंबई तक जाना है। यहां पे हमें बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। तो चलिए हम देखते हैं, लंदन से लेके जाते हैं जहाज को, कहां पे, मुंबई। अब यहां पर लंदन है, देखिए ये जो है ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आपको दिख ही रहा होगा। इसके पूर्व में जो है पूर्वी गोलार्ध है और जो पश्चिम में है वो पश्चिमी गोलार्ध है। अब यहां से जहाज हम लेके जाते हैं तो ये जाता है जहाज ऐसे और ये रास्ता है केप ऑफ गुड होप का, अफ्रीका के पश्चिम से फिर दक्षिण में आके पूर्व में आते हुए मुंबई। तो यहां पे देखिए, अगर ये प्रधान मध्याह्न रेखा है और ये पश्चिम का जो हिस्सा है यह पश्चिमी गोलार्ध है, तो इसका मतलब कि रास्ता पश्चिमी गोलार्ध से जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखें, बात करें यहां लाल सागर के रास्ते से भी अगर हम लेके जाते हैं तो भी हम देखेंगे कि कुछ हिस्सा यहां पे ये वाला पार्ट जो है मुंबई के पहुंचने के पहले उसे ये हिस्सा पार्ट तय करना पड़ेगा। तो अब चाहे लाल सागर के रास्ते आए चाहे केप ऑफ गुड होप के, लेकिन जब बात यहीं पे हो गई कि ये रास्ता यहां से यहां तक जाने का जो था शुरू में इनका, वही पश्चिमी गोलार्ध का था, तो उसमें हम दोनों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो जवाब क्या होगा, 1 और 2 दोनों। अब अगले सवाल पे आते हैं, जो पहला सवाल है आज का। सऊदी अरब और यमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यमन है कहां पे और सऊदी अरब कहां पर है। फिर पहला स्टेटमेंट, सऊदी अरब और यमन के बीच विवादित सीमा रब अल खली मरुस्थल के पास है। मतलब कि रब अल खली मरुस्थल काफी विस्तृत क्षेत्र है जिसकी वजह से वहां पर जो एक सीमा है दो देशों की, वहां पर कहीं विवाद है। अब वजह ये नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में एक सीमा है जिस पर विवाद है। चलिए देख लेते हैं। सऊदी अरब ने यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया है। अब इसमें से सही जवाब क्या है, देखिए सबसे पहले ऊपर पहले स्टेटमेंट में जाते हैं। पहले स्टेटमेंट में हम देखें रब अल खली मरुस्थल है कहां पे, तो देखिए ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, ये भी सऊदी अरब का क्षेत्र है और ये सीमा है सऊदी अरब और यमन के बीच की। और आगे बढ़ेंगे तो ये है सऊदी अरब और ओमान के बीच में। फिर उसके ऊपर यूएई है, वो अलग है। लेकिन हम देखें कि रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में भी दिखाई देता है, यमन में भी दिखाई देता है, ओमान में भी दिखाई देता है और यूएई में दिखाई देता है। लेकिन हमें देखना है सऊदी अरब और यमन के बीच में, तो यहां पर है। और विवादित सीमा जो स्थल होगा यहीं पे तो होगा जो सीमा क्षेत्र है, और वहीं पर रब अल खली अगर मरुस्थल है तो पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान किसका, सऊदी अरब का। अब देखिए यहां पे सबको यह बात पता है हौथी विद्रोही का संबंध किस देश से है, यमन से है, और इन्हीं के खिलाफ अभियान सऊदी अरब का चल रहा है, अन्य भी कई देशों का है। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो 1 और 2 2, सी हमारा सही जवाब हो गया। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, दृष्टि आईएएस के जो सेंटर है करोल बाग, वहां पर 13 नवंबर से दृष्टि आईएएस का जीएस फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। एडमिशन चालू है, दोपहर 3 बजे से का बैच रहेगा। उसके अलावा लखनऊ में 18 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे से नया बैच शुरू हो रहा है, एडमिशन शुरू है। उसके अलावा इंदौर में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन का बैच संचालित है। प्रयागराज में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन का बैच संचालित है। जयपुर में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन का बैच संचालित है।
और एडमिशन से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी सेंटर से, तो आप सेंटर में जाके विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सेंटर नहीं जा पाते हैं और दृष्टि के ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो ये नंबर है 87501 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ें। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा विभाजन रेखा है। फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच एक असैन्यकृत क्षेत्र स्थापित किया गया है। असैन्यकृत क्षेत्र जो है वह सीमा से अलग दिखाई देगा। फिर उसके बाद 38वीं समानांतर रेखा समुद्र में भी दोनों देशों की सीमाओं को विभाजित करती है। अब इसमें से सही विकल्प चुनना है कि कितने कथन सही हैं। चलिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा, आइए देखते हैं। ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, ये है 38वीं समांतर रेखा। और ये किसके बीच है? ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के ही बीच है। ठीक है, अब उसके बाद देखें, पहला तो सही है, दूसरे में दोनों देशों के बीच एक असैन्यकृत क्षेत्र है। अब असैन्यकृत क्षेत्र जो है वो यही है, ये आप ऑरेंज कलर में जो देख रहे हैं ना, तो ये किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो ये भी सही है। फिर उसके अलावा 38वीं समांतर रेखा समुद्र में भी दोनों देशों की सीमाओं को विभाजित करती है। तो ये दोनों देशों की सीमाओं का विभाजन स्थल खंड में करती है, यह जल क्षेत्र में नहीं करती है। तो तथ्यात्मक रूप से ये जानकारी गलत है, पहले दो सही हैं। तो सी की जगह इस बार हमारा जवाब होगा 1 और 2 ए। ठीक है, तो ए हमारा सही जवाब है, 1 और 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये चाहे देख सकते हैं वही है जो यह हमने बात की थी ना, असैन्यकृत क्षेत्र। अब चलिए आगे बढ़ें। सूडान और इथियोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्लू नाइल नदी सूडान और इथियोपिया के बीच बहती है। दूसरा है, इथियोपिया द्वारा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम सूडान में जल संकट का कारण बना। और तीसरा है, ब्लू नाइल नदी के कारण सूडान और इथियोपिया के बीच सीमा विवाद है। कितनी बातें इसमें सही हैं वही हमें चुनना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सूडान और इथियोपिया कहाँ पे है। तो देखिए, सूडान और इथियोपिया अफ्रीका में एक दूसरे से लगे हुए देश हैं, ये उनके बीच की सीमा है। अब चलिए, ब्लू नाइल नदी सूडान और इथियोपिया के बीच बहती है, बिल्कुल बहती है। लेक ताना से निकली और यहां से जाते हुए यह कहां गई? सूडान में। तो दोनों के बीच में है यह नदी, ये बात तो सही है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इथियोपिया द्वारा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम सूडान में जल संकट का कारण बना। पानी किस तरफ जा रहा है? इथियोपिया से सूडान की तरफ जा रहा है। अगर इधर से पानी जा रहा है और इथियोपिया डैम यहां पे बना देगी तो आगे सूडान को जल संकट तो होगा, और वो डैम बना भी है, ग्रैंड रेनेसेंस डैम। ठीक है, तो ये कहां बना है? इस क्षेत्र में, सीमा पर ही बना है, मतलब पास से देखें तो यहां इस क्षेत्र में बना हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। फिर तीसरा देखिए, ब्लू नाइल नदी के कारण सूडान और इथियोपिया के बीच सीमा विवाद है। ब्लू नाइल नदी के कारण सीमा विवाद है। देखिए, सीमा विवाद होने के लिए जो है, जो ब्लू नाइल नदी है जो इस प्रकार से गई है, थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, इसे पैरेलल में भी होना चाहिए। सीमा के अगर पैरेलल में होती तो सीमा विवाद होता, लेकिन पैरेलल में यह नदी नहीं है, बस क्रॉस करके निकल गई है। सीमा विवाद नहीं, बल्कि जल विवाद जरूर हो सकता है। तो और जल विवाद देखिए हुआ भी है क्योंकि जल संकट था, लेकिन सीमा विवाद बनना स्वाभाविक नहीं लगता है। तो इसी वजह से यहां पे तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो केवल 1 और 2 ये हमारा जवाब हो गया। आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के भौतिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपलेशियन पर्वत यूएसए में अटलांटिक तट के समानांतर विस्तृत है। फिर यूएसए के पर्वत समूह मुख्यतः 2 क्षेत्रों में विस्तृत हैं, जिनके बीच में मिसिसिपी नदी का अपवाह बेसिन स्थित है। तो हमें पहले तो जो उत्तरी अमेरिका है वहां पे यूएसए की स्थिति पता होनी चाहिए, अपलेशियन पर्वत की होनी चाहिए, अटलांटिक तट समझ में आना चाहिए कि कहां पे है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि मिसिसिपी नदी का अपवाह बेसिन कहां पे है। तब हम इसके सारे स्टेटमेंट को समझ पाएंगे।
एक एक करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा कौन सा है या कितने सही हैं। पहला देखिए, अपलेशियन पर्वत यूएसए में अटलांटिक तट के समानांतर विस्तृत है। तो देखिए यूएसए वाला जो क्षेत्र है, आप देखिए तो बीच का जो मुख्य क्षेत्र है ये यूएसए वाला है, उत्तरी अमेरिका में। अब यहां पे देखिए अपलेशियन माउंटेन इस जगह पर है, ये जो क्षेत्र है ये अपलेशियन माउंटेन का है, ठीक है। ये एक लाइन में आपको खींच के दिखा देता हूं ना। और ये देखिए ये पैरेलल में है किसके, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, इसके पैरेलल में है, तो ये बात सही हो गई, समानांतर है। फिर उसके बाद देखिए यूएसए के पर्वत समूह मुख्यतः दो क्षेत्रों में विस्तृत है जिनके बीच में मिसिसिपी नदी का अपवाह बेसिन है। तो दो पर्वत समूह जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, ये से देखिए। तो यहां पे आप देखिए तो ये रॉकी माउंटेन है, तो एक तरफ रॉकी माउंटेन श्रृंखला है, एक तरफ अपलेशियन माउंटेन है। अब इनके बीच में अगर हम देखें तो आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको ये मिसिसिपी नदी दिखाई देगी। अब ये मिसिसिपी नदी जो है आगे जाती है यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिसिसिपी डेल्टा बनाती है। तो इन दो पर्वतों के बीच में इस मिसिसिपी नदी का हम देख सकते हैं अपवाह बेसिन है, और ये यूएसए से शुरू होता है, फिर आगे गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके पहुंचता है और मिसिसिपी डेल्टा बनाता है। तो अपवाह क्षेत्र ये था कहां पे, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में था। एक तरफ अपलेशियन है, एक तरफ रॉकी माउंटेन है, बीच में मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में यह बात भी तो सही हो गई। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो हम क्या कहेंगे, सी, एक और दो दोनों ही सही है इसमें। अब आगे बढ़ें। यह सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेशिया का अधिकांश भूक्षेत्र मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। दूसरा है मलेशिया की राजधानी मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। फिर तीसरा है मलेशिया के दोनों प्रमुख क्षेत्रों के बीच दक्षिणी चीन सागर विस्तृत है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3 और डी केवल 3। अब इसमें सही जवाब हमें तलाशना होगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें सही जवाब। तो सबसे पहले मलेशिया, हमें पता रहे कि मलेशिया जो है एक साथ यह देश नहीं है, दो हिस्सों में, एक पूर्व की तरफ है एक पश्चिम की तरफ है। तो ये मलय प्रायद्वीप इसको हम बोलते हैं। मलय प्रायद्वीप का मतलब क्या है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और ये बोर्नियो आइलैंड में मलेशिया, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। यहां पर ब्रुनेई एक देश है, और ये जो बाकी का देश है अलग रंग में आपको दिखाई दे रहा है, ये मलेशिया है। मलेशिया का अधिकांश भूक्षेत्र मलय प्रायद्वीप पर है। अब आप देखें तो देखते ही यह बात समझ में आएगी कि अधिकांश क्षेत्र कहां है, इस तरफ है, ब्रुनेई में है, ब्रुनेई आइलैंड में है, ठीक है, सॉरी ब्रुनेई बोल रहा हूं, बोर्नियो आइलैंड में है। तो बोर्नियो आइलैंड में मलेशिया ज्यादा है। तो स्टेटमेंट जो है गलत हो गया ना, मलेशिया का अधिकांश भूक्षेत्र मलय पर नहीं है। फिर उसके बाद मलेशिया की राजधानी मलय प्रायद्वीप पर है, क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं। मलेशिया की राजधानी कहां है, मलय प्रायद्वीप पर है। ये मलेशिया है, ये उसकी राजधानी कोलालमपुर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम सही जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है। फिर मलेशिया के दोनों प्रमुख क्षेत्रों के बीच दक्षिणी चीन सागर विस्तृत है। मलेशिया के दोनों प्रमुख क्षेत्रों के बीच में दक्षिणी चीन सागर विस्तृत है, ये हमें देखना है। दोनों क्षेत्रों में है क्या, चलिए देखिए, साउथ चाइना सी ये आपको दिखाई देता है, तो इधर भी हम देखेंगे, इधर भी, दोनों से लगा हुआ है। तो ऐसे में यहां पर कितने कथन सही हैं, दो कथन सही हैं, 2 और 3। तो सही जवाब क्या हो गया, सी हो गया। अब चलिए इस सवाल पर आते हैं। मध्य पूर्व के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अरब प्रायद्वीप का सबसे पूर्वी सिरा यूएई में है, जबकि सबसे दक्षिणी सिरा यमन में है। फिर अगला है कि भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, लाल सागर आदि अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे का निर्माण करते हैं। फिर अगला है यूएई की राजधानी अबू धाबी मुख्य भूमि से इतर एक द्वीप पर स्थित है। आपको क्या बताना है, उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? अब फिर से देखिए, पहला स्टेटमेंट, हमें मध्य पूर्व के संदर्भ में यह बात समझनी है। तो पहले अरब प्रायद्वीप का सबसे पूर्वी सिरा, तो अरब प्रायद्वीप ध्यान में लाइए, उसका पूर्वी सिरा ध्यान में लाइए। फिर देखिए कि पूर्वी सिरे में क्या यूएई है या नहीं है, और अगर है पूर्व में तो क्या सबसे पूर्व में है कि नहीं है, जबकि सबसे दक्षिणी सिरा यमन में है। आइए अब देखते हैं अरब प्रायद्वीप। देखिए अगर हमें अरब प्रायद्वीप को जाना, एक लाइन हमने ये खींच दी, अब इसके नीचे का सारा क्षेत्र आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं, ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में यूएई यहां पर है, क्या यह सबसे पूर्व में है? सबसे पूर्व में तो यहां पे ओमान है। इस वजह से ये स्टेटमेंट यहां पे आधा तो गलत हो गया।
अब आधा स्टेटमेंट गलत है तो अंतिम बात तो ये कि स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिर भी क्या सबसे दक्षिणी सिरा यमन में है? तो देखिए यमन है, ये सबसे दक्षिणी सिरा है, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी वही बात कि ये स्टेटमेंट अब हो चुका है गलत। चलिए आगे देखें, भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, लाल सागर आदि अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे का निर्माण करते हैं। अब ये देखते हैं क्या सच में है अरब का प्रायद्वीप का पश्चिमी किनारे में क्या भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, लाल सागर है? आइए देखें, लाल सागर तो है पश्चिमी किनारे में, लेकिन अब आप देखें तो गल्फ ऑफ स्वेज नहीं है, तो ये तो सिनाई प्रायद्वीप से लगा हुआ है, अरब प्रायद्वीप से इसका संबंध नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हमने भूमध्य सागर को भी देख लीजिए, तो आपको यहां पे नहीं दिखाई देगा, भूमध्य सागर तो यहां पे है। भूमध्य सागर अरब प्रायद्वीप का पश्चिमी जो है क्षेत्र है वहां से नहीं लगा हुआ है, ना ही गल्फ ऑफ स्वेज लगा है, लेकिन रेड सी लगा हुआ है। तो यहां पे जो सवाल था भूमध्य सागर और स्वेज की खाड़ी और लाल सागर अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे का निर्माण करते हैं, तो ये दोनों तो करते ही नहीं है। हाँ, लाल सागर करता है, लाल सागर हमें दिखता है, ये लाल सागर कर रहा है, लेकिन बाकी दो नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। जैसे इसमें भी आधा गलत था तो बात पूरी गलत हो गई। अब तीसरा देखते हैं, यूएई की राजधानी अबू धाबी मुख्य भूमि से इतर एक द्वीप पर स्थित है, यानी कि यूएई की राजधानी मुख्य भूमि से अलग है एक द्वीप के रूप में। क्या सच में ऐसा है? आइए देखते हैं। यूएई ये है, अब इसको पास से देखिए, ये यूएई है, इसमें जो अबू धाबी है वो यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, वहां पर इसकी राजधानी है। ये मुख्य भूमि से देखिए, ये मुख्य भूमि की क्षेत्र है, उससे थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट सही है, पहले दो गलत थे, तीसरा सही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा इससे कथन सही है या है? तो हम कहेंगे डी, यानी कि केवल तीसरा कथन ही इसमें सही है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भौगोलिक इकाइयों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। पहला है माराकैबो झील, दूसरा है अमेजन नदी, तीसरा है लानोस का मैदान, चौथा है एंजल जलप्रपात। आपको क्या बताना है कौन से इनमें से वेनेजुएला में स्थित हैं उपर्युक्त में से। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पास से सबसे पहले देखिए, माराकैबो झील को हम ढूंढते हैं। ठीक है, अब माराकैबो झील को हमें ढूंढना पड़ेगा यहां पे, यहां पर। वेनेजुएला का पहले कहां है हमें ये समझना होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेनेजुएला के संदर्भ में तो ये जो येलो कलर में क्षेत्र देख रहे हैं वेनेजुएला है। वेनेजुएला यहां पर भी है, पर इससे आप समझ पाएंगे कि वेनेजुएला का कौन सा हिस्सा होगा। तो यहां पर है माराकैबो झील। अब ये आप देख लीजिए, तो ये पहला वाला तो यहां पे मिल गया। अमेजन नदी को देखिए, अमेजन नदी ये देखिए बहते हुए जा रही है, अगर आप इसमें चाहें तो ये देख सकते हैं, ये बहते हुए जा रही है और उसके बाद ब्राजील से फिर अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाती है। तो ऐसे में आप देखें तो ये येलो वाला पार्ट है उससे तो कहीं दूर है, ये ब्राजील से होते हुए आगे निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो है अमेजन नदी वह वेनेजुएला से नहीं जा रहा है। अब तीसरा लानोस का मैदान, अब देखिए लानोस का मैदान ये आप देखिए यहां पर है और ये वेनेजुएला का ही पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको में से अगर किसी को पता है लानोस का मैदान क्यों प्रसिद्ध है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि इसकी खासियत क्या है, क्या विशेषता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला देखिए, लानोस का मैदान मिल गया है। अब चौथा एंजल जलप्रपात। अब एंजल जलप्रपात देखें तो यहां पर एंजल फॉल्स है, यहां पे मतलब कि इस जगह पर है और ये आता है वेनेजुएला में, तो इसका मतलब ये भी है। तो 1, 3 और 4 यानी कि सी हमारा सही जवाब हो गया। तो जवाब हमें सारे मिल गए हैं। सही जवाब है सी, सिर्फ अमेजन नदी जो है वह वेनेजुएला में नहीं है, दिए गए इन 4 जो स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लेक माराकैबो के लिए था, उसको पास से देखने के लिए कैरेबियन सी से लगा हुआ आपको दिखाई देगा। जब कोई झील समुद्र से लगी हुई दिखाई देते हो तो उसे कौन सी झील कहते हैं? ये कई बार आपसे डिस्कस हो चुका है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का अभ्यास प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। मॉन्ट्रियल, रामसर, नैरोबी और रियो डी जेनेरियो। आपको बताना है सही कूट का चुनाव करके कि इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम किसका है। इन 4 कूटों में से ए 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 2 1 3 4 या डी 2 1 4 3। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।